गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स में सेट्स में और आगे बढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और ओनली ए एंड ओनली बी के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने जो लास्ट क्लास है वो अच्छे से पढ़ ली होगी। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। Let us find the union of each of following. ये जैसे हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं, एक x और एक y। ठीक है, वी हैव टू फाइंड देयर यूनियन। इस टाइप के हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किए थे। आज और क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे इसमें। ठीक है, सो ये यूनियन पता करना है। x जो है दैट इट इज गिवन दैट इट कंटेन्स एलिमेंट्स 1 3 एंड 5, y कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3। कैपिटल A जो है इस सेट में है A E I U U सेट ऑफ ओवल्स, एंड B सेट जो है उसमें स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो A यूनियन B, x यूनियन y ऐसे पता करना है। दीज आर बोथ, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, x such that x is a natural number and multiple of 3। और जो b है x such that x is a natural number less than 6। So ये यूनियन वाला कौन सा है? यूनियन हमें पता करना है बेटा। इन सब सेट्स में वी हैव टू फाइंड यूनियन। यूनियन का कॉन्सेप्ट किया हुआ है ना, लास्ट क्लास में किया था, ध्यान है आपको? सर लास्ट क्लास में मेरे रजिस्टर में तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और वो वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो उससे पहले देखो ना क्या है यूनियन। अच्छा, ओके। यूनियन लिखा हुआ ना उससे पहले। ये अभी बता रहा हूँ मैं आपको, याद आ जाएगा। देखो ये x दिया हुआ 1 3 5 यूनियन y। तो आपको बताया था x यूनियन y में वो एलिमेंट लिखने हैं जो x में है और y में है। हाँ जी, वो ठीक है। हाँ, तो वही है, x और y दोनों में है, कॉमन है तो एक बार लिखना है। सो दिस इज 1 2 3 एंड 5। ये आ गया x यूनियन y फर्स्ट में। सेकंड a यूनियन b, इसके अंदर यू हैव टू राइट a देन b देन c देन e i o एंड u। सिंपल है बहुत। देन अच्छा, यहाँ पे पहले क्या करते हैं, a को लिख लेते हैं जरा। ठीक है, x such that x is a natural number and multiple of 3। नेचुरल नंबर भी है एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये आ जाता है। ठीक है जी, ये आ जाएगा। और b आ जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 6 4 5। a यूनियन b जो है उसमें हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12। ठीक है जी, अब इसको हमें
ऐसे लिखना है x such that x। क्या आप सबने लिखा था इससे पहले का? एक्चुअली इंटरनेट इंटरनेट तो एकदम से स्लाइड्स तो इसकी करप्ट हो गई, अभी लिखा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट फिर। कोई बात नहीं, कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम तो फेस करते हैं हम लोग, ठीक है। You have to find union of sets। कोई बात नहीं, डोंट लूज पेशेंस, अभी दोबारा लिख दूंगा मैं, टेंशन मत लो। जिन्होंने लिख लिया है थोड़ा सा पेशेंस रखो, जिन्होंने नहीं लिखा वो क्विकली लिख लो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने स्पेशली ये बात बताई थी कि जो भी लोग मोबाइल से देख रहे हैं ये क्लास, उनके लिए कि उनको साथ साथ कॉपी में लिखना जरूर है, ठीक है। अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो फिर तो मैटर नहीं करता, चाहे आप मोबाइल से देखो या आप इंटरनेट या आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करो। जो लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ, उनके लिए मैटर नहीं करता। जो लोग नहीं लिख रहे, जो बेड पे लेटे हुए हैं और वहां से देख रहे हैं इसको, वो आगे पछताएंगे फिर, जो लिख नहीं रहे अभी। ये तो मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। एंड सर अगर अभी समझ के क्लास के बाद लिखे तो? नहीं वो ठीक है, लिख लेना मतलब जरूर। अभी मैंने स्पेशली कहा था ना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बच्चे अभी समझ रहे हैं तो उनको अपने साथ एक रफ नोटबुक तो रखनी है। हाँ जी सर, उतना बेसिक तो लिखते हैं। हाँ, उतना जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि बाद में आप लिख लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना बस। तो फर्स्ट तो इट वाज वेरी क्लियर, एक्स यूनियन वाई 1 2 3 एंड 5, ठीक है। सेकंड ए यूनियन बी, सो ए इज कॉमन, एक बार ही लिखेंगे, देन बी, देन सी, ई, आई, ओ एंड यू, राइट। तो ये आ गया थर्ड। अब ए को मैंने कहा था एक बार लिखेंगे हम, सेट बिल्डर से कन्वर्ट करते हैं इसको, x such that x is a natural number and multiple of 3 6 9 12, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है जी। और बी में लेस देन 6 1 2 3 4 5, then A union B is written as 1 2 3 4 5 6 9 12 and then ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप वापस सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x such that x is natural number natural number 1 less than x less than equal to 5 and or
यूनियन है ना, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है जी। तो ये दोनों को काउंट करता हुआ लिखेगा, दोनों काउंट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चेक कीजिए, let capital A equals to A comma B and capital B is a set which is small a, small b and small c. कैपिटल ए में 2 एलिमेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, कैपिटल बी में 3 एलिमेंट है। इज ए अ सबसेट ऑफ बी? व्हाट इज ए यूनियन बी? बताइए। क्या ए जो है बी का सबसेट है? पहले तो ये बताओ। आई एम सो सॉरी बेटा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट ना, तो कोई बात नहीं, मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन से। ए जो है दैट इज स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी एंड कैपिटल बी इज रिटन एज ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। नाउ इज ए सबसेट ऑफ बी? व्हाट इज ए यूनियन बी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? बताइए। सर आपका नेट चला गया था, अभी अभी वापस आवाज आ रही है। एग्जैक्टली अभी यहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है ना बार बार। तो अभी कनेक्टेड हो आप सब लोग? सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो रहा है, अपने आप ही कनेक्ट हो रहा है बार बार, कोई इशू होगा। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स ए के बी में आने चाहिए। तो आ रहे हैं ए और बी, तो आंसर इज यस। हम ऐसे लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जब ए जो है सबसेट होता है बी का, तो उस केस में हमने इसको एज ए स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नोट किया था ना, दैट ए यूनियन बी जो है इट विल बी इक्वल टू बी। तो सीधा आंसर लिखते हैं बी, है ना। हाँ, और ये बी आ जाएगा तो बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ए बी एंड सी, ये तीनों आ गए इसके अंदर। वेरी राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। कैपिटल ए में ये 4 एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6। कैपिटल सी 5 6 7 8, ठीक है। एंड कैपिटल डी 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने 4 सेट बना लिए। अब इसके अंदर हम पता करेंगे, वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है जी। 3 ऐसे 3 सेट्स का भी हम पता कर सकते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी। आइए इसको एक बार फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी में देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ए में था। और बी में 3 4 5 6 है, तो ये आ गया। सिंपल है बहुत। ए यूनियन सी 1 2 3 4, 5 6 7 8। जो कॉमन है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो तो आएंगे ही सारे, ठीक है जी।
बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन देख लेते हैं। दिस इज 3 4 5 6 7 8, चेक कर लीजिए। फोर्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। बी यूनियन सी यूनियन डी, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है बस। So again, if A is given as 3 5 7 9 11 and B is given as 7 9 11 and 13, 11 13 and 15, and capital D is 15 17, ठीक है, ये सारे सेट्स हैं। We have to find, अभी इंटरसेक्शन पता करना है। A intersection B, B intersection C, then A intersection C intersection D, A intersection B union C, ये सब हम पता करके देखेंगे, इसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है जी, आइए। फर्स्ट करते हैं A इंटरसेक्शन B। रिमेंबर, इन इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ। A और B में कॉमन देखिए क्या है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 है, 9 और 11 है। क्लियर है सबको, ये बताइए 7 9 एंड 11। सेकंड, B का इंटरसेक्शन C के साथ, B और C में इंटरसेक्शन, 7 कॉमन नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, 13 है, ऐसे बस कॉमन देख के लिखने। थर्ड, A इंटरसेक्शन C, पहले A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D है ना, तो पहले A इंटरसेक्शन C लिख लेते हैं। क्या है A इंटरसेक्शन C, इसमें 11 कॉमन है बस, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन D के साथ, इसमें तो 11 ही है, D में 11 है नहीं है, दिस इज 5। बेसिकली कॉन्सेप्ट है तीनों में कॉमन देखने हैं, तो A C और D इन तीनों में कॉमन एलिमेंट तो तीनों में होना चाहिए। तीनों में ऐसा नहीं है ना कोई तीनों में ही आ रहा एलिमेंट, तो वो 5 हो गया इसलिए, ठीक है बेटा। बताइए नेक्स्ट स्लाइड पे आए। नेक्स्ट स्लाइड पे आने। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, फोर्थ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ऐसे ब्रैकेट। सबसे पहले आप B यूनियन C पता कर लीजिए वो क्या है। B यूनियन C यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो B यूनियन C जो है उसके अंदर 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 एंड 15। A का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। A है 3 5 7 9 11, कॉमन देखिए इन दोनों में है कोई, 3 5 7 9 11, थ्री और 5 तो है नहीं, 7 9 और 11 कॉमन है। A के साथ इसके इंटरसेक्शन में हम लिखेंगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले हम A यूनियन D फाइंड करेंगे। A और D का यूनियन 3 5 7 9 11 15 17, 3
5 7 9 11 15 17, ठीक है। और बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक है जी। देयरफॉर अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आइए इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। दिस इज 7 9 11 15, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो काफी स्टूडेंट्स ने पहले ही लिख दिया था, वेरी गुड। यथार्थ एंड वसुंधरा ऑल्सो, गुड। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में, which of following are disjoint sets? Which of following pairs are ये क्विकली नोट डाउन कर लो फटाफट। ये एक पेयर ऑफ सेट्स है 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number 4 less than x less than or equal to 6, ठीक है। This is set of vowels and C D E F, x such that x is an even integer, ठीक है। पेयर ऑफ सेट्स हैं हर एक क्वेश्चन में इसमें। x such that x is an odd integer, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट है उसमें, इसको अगर आप a लिख लेते हैं 1 2 3 4, b सेट क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4 5 6, ठीक है। डिसजॉइंट तो है नहीं, a इंटरसेक्शन b 5 होना चाहिए डिसजॉइंट के लिए, इसमें तो 4 आ रहा है। दिस इज नॉट डिसजॉइंट, a and b are not disjoint. Remember, for two sets to be disjoint, their intersection must be equal to 5. ये ध्यान भी रखना है साथ में। ठीक है। सो अगेन यहाँ पे A E I O U elements of set A and C D E F elements of another set. तो क्लियर है, A intersection B is again E is there, therefore not disjoint, क्लियर है। थर्ड, उसमें x such that x is an even integer, चलो ये तो भी है 2 4 6 ऐसे करके चलेगा ये, ठीक है जी। एंड बी पार्ट में इट इज एन ऑड इंटीजर, सो इट इज 1 3 5। तो ये तो क्लियर है कि a इंटरसेक्शन b जो है इसके अंदर आ रहा है 5, therefore a and b are disjoint, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज disjoint। हो गया ये नोट, बताइए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे करेंगे।
बताइए हो गया? थर्ड इज हाँ जी, डिसजॉइंट सेट वो कोई बात नहीं है। कौन से होते हैं? क्या कह रहे हो, कौन से होते हैं? यस सर। नहीं, लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी आपने? सर करी थी सर, याद नहीं आ रहा। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं ना बेटा जिनमें ए इंटरेक्शन बी फाई होता है, कॉमन नहीं आना चाहिए कोई एलिमेंट। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। अगर कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है? ओके। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने ए माइनस बी भी पता किया था ना, ओनली ए ओनली बी ऐसे करके, तो वो भी एक बार ध्यान देते हैं जरा कैसे इसको हमें करना है। तो आइए उसको भी एक बार ध्यान देते हैं। x इज इक्वल टू, अगर हम लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी, एंड y इज रिटन एज एफ बी डी एंड जी, फाइन। x माइनस वाई, y माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y, ठीक है भाई? आइए अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। दिस इज x माइनस वाई, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ x में है, ठीक है? जो सिर्फ x में है, y में नहीं होने चाहिए वो। x में a है, a देखो y में है, तो ये a तो आएगा यहाँ पक्का। b x में है, b देखो y में है, तो b नहीं आएगा। फिर c देखते हैं, c x में है, y में नहीं है, तो c आएगा। d x में है, y में भी है, वो नहीं आएगा। तो रिमेंबर, इट कंटेन्स ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर ओनली इन x एंड नॉट इन y। वेरी गुड यथार्थ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। y माइनस एक्स, तो अब वो देखते हैं जैसे f है y में और वो x में नहीं है, तो यहाँ पे f आ जाएगा, ठीक है? हाँ, और इसके बाद b देखते हैं, b दोनों में है तो वो नहीं आएगा, d भी है दोनों में, वो भी नहीं आएगा। अब g, वो सिर्फ इसमें है y में, x में नहीं है, ठीक है? वेरी गुड। और थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y, वो कॉमन एलिमेंट्स के लिए होता है, तो आप वो लिख सकते हैं b एंड d, दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है? ये ओनली भी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? ये देख सकते हैं। Now, if R is a set of real numbers and Q is a set of irrational numbers, sorry, rational numbers. Q is a set of rational numbers. Then what is R minus Q? हाँ जी, हाँ जी, irrational numbers. तो वेरी राइट, जो R है बेसिकली रियल नंबर्स, ठीक है ना? रियल नंबर्स में दोनों आ जाएंगे हमारे पास, रैशनल एंड इरैशनल। Therefore, R minus Q, ये रैशनल है ना? R minus Q is irrational number, set of irrational number, जैसे आप बोल सकते हो, set of irrational numbers, ठीक है? वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया इसका, ठीक है जी? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इससे हम।
क्लियर है बेटा ये सबको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ जाते हैं। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन भी करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। आइए देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, U एक यूनिवर्सल सेट है, ऐसे लिखते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है एंड A इज ए सबसेट ऑफ U। A एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट में। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A is set of all elements of U, ठीक है, which are not elements of A। जो A के एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो एक तो इसको लिखने का क्या तरीका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को, जैसे A डैश इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है जी। तरीका आप देख लीजिए, A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इसको लिखने का तरीका हो गया x such that x belongs to U and x does not belongs to A। A को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो A डैश इज बेसिकली U माइनस A। पूरे यूनिवर्सल सेट में से A सेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वाला सेट आ जाएगा। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मुझको डेफिनेशन समझ नहीं आई इसकी, कैसे क्या? जैसे पढ़ के बताओ, क्या नहीं समझना है आप मुझे बताओ। let U be universal set and A a subset of U. Right. Then complement of A is set of all elements of U which U- are not elements of A. हाँ, तो ये ऐसे अब मैं शो करके दिखा रहा हूँ, जो आपने बोला है ना उसको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो वेन डायग्राम से शो कर रहे हैं। ये होता है U पूरा, ठीक है, और अंदर हम शो करते हैं A को, ये है A। तो कॉम्प्लीमेंट जो है मैं उसको शेड कर रहा हूँ सारा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को शेड कर रहे हैं हम, देखो आप। A को छोड़ के बाकी सारा ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर होना चाहिए सबको। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट शेडेड पार्ट। ए को छोड़ दो, बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट में होगा वो सारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। नोट कर लो जल्दी इसको यार, फटाफट, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, लेट U यूनिवर्सल सेट आपको ऐसे दिया गया है 1 2 3 till 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे till 10, और A जो है वो है 1 3 5 7 9, ठीक है जी। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, मतलब A डैश। अभी तो सिंपल है, कैसे करोगे पता, क्या तरीका है। A डैश वो पार्ट जो A जो U
का वो सारा पार्ट जो ए में नहीं है। 1357 उसको छोड़ देते हैं, सारे इवन वाले आ गए। 2 4 6 8 10। आई थिंक ये क्लियर रहना चाहिए इसमें, ठीक है। बताइए। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल ए होगा, ठीक है। ये बनता है, चेक भी कर सकते हो। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं तो फिर वो पार्ट आ गया जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, बट ए डैश का पार्ट नहीं है, वो ए है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कर लीजिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नोट हो गया, आगे बढ़े इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So let U be a universal set consisting this 4 5 6. A be a set having 2 elements 2 and 3, and B be a set having 3 elements 3 4 5. Now we have to find A dash, B dash, A dash intersection B dash, ठीक है। And fourth, A union B. Show that A union B dash equals to A dash intersection B dash, ठीक है जी। आइए ठीक है जी, आइए यहाँ पे A डैश से स्टार्ट करते हैं, 2 और 3 छोड़ के बाकी सब। तो दिस इज 1 4 5 6, B डैश 3 4 5 1 2 6, ये आ गया फर्स्ट। दिस इज सेकंड B डैश। नाउ थर्ड में A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश का इंटरसेक्शन B डैश के साथ कॉमन एलिमेंट निकाल लेते हैं। 1 and 6, ये आ गए दोनों कॉमन, ठीक है भाई। A यूनियन B निकाल लो साथ ही फोर्थ में। व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा। 2 3 4 5 को छोड़ देते हैं, बाकी लिख लेते हैं 1 6। तो देयरफॉर यहाँ से ये तो शो हो गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो अब इन जो रिजल्ट आया ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं इस रिजल्ट को। इसी रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। A यूनियन B डैश विल बी इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है जी।
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसको ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब ए यूनियन बी का डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स is intersection of their complements। ठीक है, क्लियर है ना? और इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा, दैट intersection of complements is equal to complement of यूनियन ऑफ टू सेट्स, रिवर्स। ठीक है, क्लियर है ये बात तो। और साथ साथ अगर ऐसे लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे ना एक बात तो पता चल जाती है कि जब भी आप कभी ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और वो जब ओपन होगा तो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना है। चाहे तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन complement of intersection of two sets is union of their complements। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो ये हमारे पास एक बन गया वो। ये सेकंड ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्विकली इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, कोई बात नहीं। Properties of complement sets। मतलब ए और ए डैश में, जैसे नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट लॉस, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट इसको। दिस इज ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी हम यूनियन लेंगे तो वो एक यूनिवर्सल सेट बनाएगा। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात ये। एंड ए का इंटरसेक्शन जो होगा कॉम्प्लीमेंट के साथ वो बनाएगा नल सेट, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो हमने अभी ऊपर किए हैं दोनों, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही जो हमने ऊपर लिखे हैं, दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और एक है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट में आपको बताइए सेम वैल्यू आ जाती है वापस, ए डैश डैश विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, ऑल्सो अगर हम फाई डैश करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर खाली सेट लेंगे ना कोई फाई, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो फाई आ जाएगा खाली सेट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर लास्ट वाला रिपीट कर दो, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। कॉम्प्लीमेंट लॉस तो क्लियर ही है ये। ए यूनियन ए डैश अगर हम कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। आप ये चेक भी कर सकते हो,
एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लो, ए डिफाइन कर लो, इसको भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। तो जब ए को ए डैश के साथ यूनियन करेंगे, देखो ए था 2 3 और ए डैश था ये, ऐड करेंगे जब यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा अपने आप। और इंटरसेक्शन लोगे कभी भी तो हमेशा 5 बनना चाहिए, नल सेट बनेगा। ये दोनों डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ। आप में से जो भी स्टूडेंट सीएस लेंगे उनको भी ये पता चलेगा, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाएंगे डी मॉर्गन लॉ। तो देन डबल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वेरी सिंपल कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ओरिजिनल सेट आ जाता है। फोर्थ में अगर हम किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, कंप्लीट सेट वापस आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो नल सेट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये। क्लियर है बात? बताइए। यस सर। पूछ लो और कुछ पूछना है तो। यस सर। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करें। fill in blanks. A union A dash. Phi dash intersection A. A intersection A dash. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। चेक कीजिए क्या बनता है। ट्राई कीजिए क्विकली। Let U be the set of all triangles in a plane if A is set of all triangles with at least one angle different from 60. What is A dash? मतलब A कॉम्प्लीमेंट क्या शो करता है। ट्राई कीजिए बेटा इसको, फिर सॉल्व करेंगे हम आगे। तो यहाँ पे आंसर में A यूनियन A डैश विल बी यूनिवर्सल सेट। तो यू लिखते हैं ऐसे। फाई डैश अभी मैंने बताया था ना, फाई पे कॉम्प्लीमेंट है तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है नीचे। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट के साथ तो वो सेट खुद आ जाता है। ठीक है, और दिस इज फाई ऐसे लिख सकते हो आप इसको, या करली ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हो। दिस इज फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो फाई, फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ। फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ हो, आंसर इज नल सेट फाई। राइट, ट्राई कीजिए बेटा 11th। सर पीछे वाला पेज दिखाना। देखो
कर लीजिए ट्राई। कर लिया आपने? हो गया ट्राई सबका? हाँ जी, आइए इसको देख लेते हैं हम एक बार। सॉल्यूशन ऑफ 11th। अब इसमें क्या है, ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। इसको लिख सकते हो आप, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60। ठीक है, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ए के अंदर आप वो ले सकते हो जिनमें एक एंगल 60 हो, या वो ले सकते हो जो एक भी एंगल 60 ना हो। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ वन एंगल 60, है ना। टू एंगल कर नहीं सकते 60 क्योंकि थर्ड भी 60 हो जाएगा, तो उसने कहा कम से कम एक एंगल तो अलग हो। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैविंग नो एंगल 60। ठीक है जी, ये आ जाएंगे, ये दोनों आ गए हमारे पास इस ए के अंदर। मतलब ये वो ट्रायंगल आ गए जिनमें एक एंगल 60 है, बाकी दोनों कुछ भी हो, है ना, बस सम 120 बनना चाहिए बाकी दो एंगल्स का, वो कुछ भी हो सकते हैं। और प्लस ये भी आ गए सारे एंगल जिनके अंदर कोई भी एंगल 60 नहीं है, 60 वाला है ही नहीं कोई। तो ये तो बड़ा अब क्लियर हो गई बात। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटा आज तो। क्वेश्चन नोट किया था वो या नहीं किया? सर क्वेश्चन तो कर लिया, रीजन दूसरे वाला कर रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, मैं रीजन तो मैं दोबारा लिख दूंगा कि क्वेश्चन भी लिख ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या था सर 11। इसकी स्लाइड सारी खराब हो चुकी हैं, ठीक है, स्लाइड नहीं मिल पाएंगी इसकी। Let U be set of all triangles in a plane. If A is set of all triangles with at least one angle different from 60, what is A dash? ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये कह रहा था कि A जो है उसके अंदर triangles having one angle equal to 60,
एक एंगल 60 है बस, बाकी दोनों नहीं है। एंड इसके अंदर वो भी आएगा ट्रायंगल्स हैविंग नो एंगल 60। ये देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, मतलब दो एंगल भी 60 से अलग हो सकते हैं और तीनों भी 60 से अलग हो सकते हैं। तो ये हमने वो ले लिया जिसमें तीनों एंगल 60 से अलग हैं, ये हमने वो ले लिया जिसमें एक एंगल 60 होना चाहिए। दो एंगल 60 नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही दो एंगल 60 होंगे तीसरा एंगल भी 60 हो जाएगा फिर। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एंगल आ जाएंगे जिनमें तीनों एंगल 60 हैं, वो सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल 60 हैं। ये थोड़ा सा देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको 5-10 बार पढ़ना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन को, जब समझ में आएगा। इस वर्ड का मतलब एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एटलीस्ट कम से कम एक। फिर ऐसे एटलीस्ट जब भी बात करे, जब भी कभी ऐसे बात हो एटलीस्ट वन, इट मींस 1 2 3, ये सब हुआ, सारे आ जाएंगे 4 5 6, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते गिव मी एटलीस्ट वन चांस, कम से कम एक चांस दो। एक चांस देने का मतलब है एक दे दो और ज्यादा भी दे दो चांस। एटलीस्ट कम से कम, इसका मतलब होता है मिनिमम वन, मिनिमम वन, कम से कम एक, तो ज्यादा भी हो सकते हैं उसके, ठीक है ना। तो इसमें है एटलीस्ट वन एंगल, तो जो टोटल एंगल ही 3 है, तो हमें ऐसे लिखना है वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, टू एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60, थ्री एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है ना। ये 3 केस बन गए इसके। वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो इस केस में एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब है कि रेस्ट टू आर 60 ईच, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर बाकी दोनों 60 होंगे तो एक एंगल 60 से अलग नहीं हो पाएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ये समझ में आ रहा है? तो ये वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, जिसमें एक एंगल 60 से अलग कर दूं और बाकी दोनों एंगल में 60 के ले लूं, क्योंकि जैसे ही दो एंगल 60 के होंगे तीसरा भी 60 के हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। टू एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है, वन एंगल इक्वल्स टू 60, यही लिया था हमने, ठीक है। ट्रायंगल्स हैविंग वन एंगल 60, ये ले लिया है ना, ये देखो। फिर थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ये तो तीनों एंगल ट्रायंगल्स हैविंग नो एंगल 60 की बात होगी, 60 से अलग हो गए, तो ये दो केस लिए थे, ठीक है। तो ए के अंदर ये दो केस हैं, तो यही दो केस बचा ना फिर इक्विलेटरल वाला, यही बचा, ए डैश में ये आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। क्लियर हुआ बेटा आपको? ठीक है, ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट Yes, क्लास में sir. बढ़ेंगे आगे फिर। थैंक यू।